अपन पढ़ रहे थे अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को किस रूप में लिखना है, यानी कि अभिक्रिया को वेग के रूप में लिखने के नियम अपन ने पढ़ लिए थे और उसमें आपको मैंने एक उदाहरण भी नीचे लिख के बता दिया था कैसे लिखते हैं। तो आज फिर उसी की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बोल देता हूँ कि अभिक्रिया को वेग के रूप में लिखने के नियम। पहला नियम लिखाया था आपको कि क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। दूसरा नियम लिखाया था कि क्रिया कारक के लिए माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम लिखाया था कि उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मोलों की जो संख्या है वो कहाँ लिखी जाती है, आपके भाग में लिखी जाएगी, यानी कि बट्टे के रूप में लिखी जाती है। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, ये समीकरण लिखी हुई है N2 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, इसे हेबरलैंड विधि कहते हैं, हेबरलैंड विधि बोलते हैं। ये अमोनिया या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन है, ये इधर क्रिया कारक है, इधर उत्पाद है। इसको किस रूप में लिखना, वेग के रूप में लिखना। तो क्रिया कारक के लिए क्रिया कारक के लिए, और इधर लिखा मैंने उत्पाद के लिए। क्रिया कारक को किस रूप में लिखते हैं आप, सबसे पहले ये अवकलन रूप d/dt, ये ब्रैकेट और ये इसकी सांद्रता, इसमें किसको लिखा जाएगा, यहाँ पर सांद्रता नाइट्रोजन की N2, पीछे की संख्या नहीं आगे संख्या होती है उसे मोल कहते हैं। अब ये क्रिया कारक है, इसके सामने किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस का। यहाँ कोई मोल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसी का दूसरा ये d/dt, ये आप ब्रैकेट इसमें क्या लिखोगे H2। अब ये मोलों की संख्या बट्टे में लिखी जाएगी 1/3 और किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, क्रिया कारक। अब उत्पाद के लिए देखो वेग के रूप में कैसे लिखते हैं, d/dt, ब्रैकेट में क्या लिखोगे NH3 और यह लिखा मोलों की संख्या और सामने किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। ये इस तरह से लिखने के लिए आपको बोलते हैं कि ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है इसको वेग के रूप में लिखिए, या अवकलन रूप कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अवकलन। वेग मींस आपको कल बताया था प्रगति है, दर है, चाल है, इस तरह से इसको लिखते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, ये हेबरलैंड विधि वाला उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए आप, अगला उदाहरण जैसे ये समीकरण लिखी हुई है 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 प्लस O2। इसको कहेंगे कि आप अभिक्रिया के वेग के रूप में लिखना, तो क्रिया कारक के लिए कैसा होगा, उत्पाद के लिए कैसा होगा। क्रिया कारक के रहा तो आपने लिखा -1/2 और d/dt और ब्रैकेट में क्या लिखोगे SO3 समझ गए होंगे आप। ये क्या अपॉन में आ गया और आपके माइनस का चिन्ह है किसके कारण, क्रिया कारक के कारण। इधर देखिए आप, ये प्लस की है तो आपने यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो इसको समीकरण को आप बैलेंस भी कर सकते हैं, सारी बैलेंस है ये सब। आप देखिए इसके लिए यहाँ पर लिखा +1/2 d/dt, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा SO2 और ये देखिए इसको लिखा जाएगा +d/dt, ब्रैकेट में क्या लिखोगे O2। समझ गए नहीं, आपके इसके सामने कोई संख्या है क्या, नहीं है तो नहीं है, लेकिन चिन्ह का जरूर ध्यान रखेंगे। प्लस का जो लिखा है आपके उत्पाद होने के कारण। अगला नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अगला नेक्स्ट उदाहरण जैसे अपन को लिखी हुई है PCl5 रिवर्सिबल PCl3 और Cl2, PCl3 प्लस Cl2 ये लिखा हुआ। अब इसे वही वेग के रूप में लिखना है। ये देखिए
डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में PCl5। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, नहीं ये पीछे मोल नहीं है, इसका फॉर्मूला है संयोजकता के साथ है। इधर देखिए आप, अपन लिखेंगे प्लस डी अपॉन डी टी, क्या लिखोगे PCl3, और फिर क्या लिखोगे प्लस डी अपॉन डी टी Cl2। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि क्रिया कारक के लिए माइनस का चिन्ह है और उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह है। अब डिफरेंट उदाहरण, इससे सबसे तो सिंपल उदाहरण हो गए, जैसे मैंने लिखा A और B रिवर्सिबल C प्लस D, इसको लिखा 3/2, इसको लिखा 1/4, इसको लिख दिया 2/5। ये ऐसे दे रखा है और इसको वेग के रूप में लिखना है। यानी कि क्या करना है, वैसे ये जो ऊपर की संख्या है नीचे लिखनी है और नीचे की कहाँ लिखनी, ऊपर लिखनी मोल में, ये ध्यान रखना है। क्रिया कारक के लिए देखना, मैंने लिखा डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में ए लिखा और ये माइनस का चिन्ह क्रिया कारक। अब मोलों की संख्या जो ऊपर थी वो कहाँ है, नीचे, और जो नीचे वो कहाँ ऊपर जाएगी, तो इसके सामने क्या लिखोगे 2/3। देखिए 2 कहाँ चले गया ऊपर, 3 कहाँ गया नीचे। इधर देखो, इसको भी ऐसे माइनस, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 लिखे ना लिखे चलेगा, डी अपॉन डी टी बी। इस एक को लिखे नहीं लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, -4 ब्रैकेट बी अपॉन डी टी। इधर देखिए आप, ये क्या है, आप डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में सी लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा अपन ने, सी लिखा है, तो क्या करेंगे इसको 5/2 और किसका चिन्ह लगा होगा, प्लस का। ये नीचे की कहाँ है, ऊपर, ऊपर की नीचे। और आपके देखिए जैसे ये रहा डी अपॉन डी टी, ये ब्रैकेट में क्या लिखा, कैपिटल डी, और क्या लिखोगे यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह लिखना जरूरी है। तो मैं लगता है आपको आप इतने उदाहरण दे दिए तो हर स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हो, पूछना तो पूछ सकते हो। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगला टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक या निर्भर करने वाले कारक। ऐसे भी पूछ सकता है कि निर्भर करने वाले कारक। यहाँ इस वेग को बार बार देखिए आप क्या बोलते हैं, दर, या क्या कहते हैं, प्रगति, या क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या इस पर निर्भर करने वाले कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपने लिख लिया टॉपिक ये, तो देखिए पहला लिख रहा हूं मैं। पहला देखिए आप, पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पहला अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक का सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, और यही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये लिखा मैंने यहाँ पर अभिकारक। अभिकारक मतलब क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है या सांद्रता से प्रभावित होता है। देखो ध्यान देना है। अब इसी के जस्ट नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, देखना, क्रिया कारक वह उत्पाद की प्रकृति पर,
देखिए ऊपर उत्पादनीय, यहां ध्यान रखना ये प्रकृति है और ये क्या आपके सांख्यिक है, कंसंट्रेशन सांख्यिक, ये नेचर है। थर्ड आपके थर्ड है तापर। फोर्थ उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। 5 पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके यहां पर ये माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति पर। 7 वह रेडिएशन मीन्स विकिरण, रेडिएशन विकिरण। अपना किस्मत है, जैसे कि बाहरी वालों के तो पूछा जाता है कि इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर को प्रभावित करने वाले को एक कारक समझाना और नाम पूछ देता है। तो पहले तो स्टूडेंट को नाम याद होना चाहिए कि अभिक्रिया का वेग किन किन से प्रभावित होता है। तो पहला है क्रिया कारक की सांद्रता, दूसरा क्रिया कारक उत्पाद की प्रकृति पर है, तीसरा ताप पर, चौथा उत्प्रेरक पर है, पांचवा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और 6 आपके यहाँ पर माध्यम की प्रकृति पर है और ये आपके किस पर है, विकिरण पर है। किस पर है, विकिरण पर है, रेडिएशन पर ध्यान रखना। अब लिख लिया आपने, लिख लिया। तो इसमें ये पहला इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, ध्यान रखना। इस पे थोड़ी सी जल्दीबाजी अपन पढ़ते हैं तो गलत हो जाता, क्योंकि ये जो अभिक्रिया का वेग है ना किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर कर रहा है, केवल क्रिया कारक की सांद्रता पर, केवल क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए ना आप लोगों ने, देखो पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट यानी कि अभिक्रिया का वेग, ये जो वेग है, वेग मीन्स दर या सांद्रता, वेग ये यहां लिखा जाएगा, पूरा वर्ड लिखना है। अभिकारक की सांद्रता यानी कि क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि क्रिया कारक की सांद्रता अधिक होगी, क्रिया कारक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। आप भी देख लो, आप अधिक काम करेंगे, क्रिया कारक को क्या बोलते हैं, अपन सभी जानते हैं, काम करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्रिया कारक। अपन अधिक पढ़ाई करेंगे तो अपना रिजल्ट अधिक आएगा। तो यानी कि ध्यान रखना कि क्रिया कारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता कि ये वेग क्या होता है, समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, ये यहां लिखा मैंने, वेग समानुपाती उत्पाद की सांद्रता, ऐसे लिखा, यानी कि इसका मतलब निर्भर नहीं करता है, वेग उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका ध्यान रखना, निर्भर नहीं, क्योंकि ऊपर लाइन में लिखता है कंपटीशन में, यानी कि अभिकारक ये उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब इसके मध्य ग्राफ खींचेंगे, इसके मध्य आप ग्राफ बनाओगे, तो देखो एक ग्राफ, यहाँ एक तरफ मैंने लिख दिया क्रिया कारक, क्रिया कारक की सांद्रता, और यहां लिखेंगे अपन वेग। तो ये दूसरे एक दूसरे क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है। तो स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा में ग्राफ आएगा, सीधी रेखा में ग्राफ आएगा, क्रिया कारक की सांद्रता, सीधी रेखा में क्या आएगा, ग्राफ। लेकिन वेग और उत्पाद की सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचना, देखो ध्यान से देखना, ये वेग लिखा है और यहाँ उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता, इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो नियत आएगा, कांस्टेंट आएगा, नियत आएगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, उत्पाद की सांद्रता पर।
मैं सांद्रता वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं। तो अपन जैसे कॉपी में आप लोग नोट्स में कैसे लिखेंगे, देखो सुनना। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो समानुपाती होता है। अर्थात क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो आपके अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। और इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा में आएगी। दूसरे पैराग्राफ में बोला जाता है कि अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और इनके मध्य एक ग्राफ खींचा जाएगा तो आपके कांस्टेंट आएगा, नियत आएगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है। तो पेपर में ध्यान रखना है कि किसकी सांद्रता दुगनी कर रहा है, यानी क्रिया कारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, यानी अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर वो बोलेगा आपसे कि उत्पाद की सांद्रता दुगनी कर दी जाए, उत्पाद की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, क्या अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहेगा और अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर तो निर्भर कर रहा है, किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। आपको पता है कि उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा कारक, सेकंड कारक देखिए, दूसरा कारक आपको क्रिया कारक व उत्पाद, क्रिया कारक व उत्पाद की प्रकृति पर, क्रिया कारक व उत्पाद की प्रकृति पर, क्रिया कारक व उत्पाद की प्रकृति पर। तो देखिए आप, ये क्रिया कारक व उत्पाद प्रकृति आयनिक, आयनिक है, और क्रिया कारक व उत्पाद, ये जो प्रकृति है, प्रकृति है वो कैसी है, सहसंयोजक, सहसंयोजक है। क्रिया कारक और उत्पाद की प्रकृति आयनिक है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक। एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। इधर सहसंयोजक यानी कि ये वेग है तो क्या होगा, कम होगा। प्रकृति कैसे डिसीजन लेंगे, जिसमें आयनिक बंध होंगे, जो अभिक्रिया आयनिक होगा, यानी कि अपन ने कल भी पढ़ी थी तेज अभिक्रिया, तेज अभिक्रिया, फास्ट गति से होने वाली अभिक्रिया, फास्ट गति से होने वाली अभिक्रिया। क्रिया कारक व उत्पाद की प्रकृति कैसी हो, आयनिक हो, यानी कि उसमें जो क्रिया कारक उत्पाद है वो उनकी प्रकृति कैसी हो, आयनिक होगी, तो उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। और क्रिया कारक और उत्पाद की प्रकृति से संयोजक होगा, क्रिया कारक उत्पाद की प्रकृति से संयोजक होगा तो वो आपके कौन से वेग क्या होगा, कम होगा। अब बहुत से स्टूडेंट को ये पहचान नहीं करना आती है कि कौन आयनिक है, कौन से संयोजक है, यानी कि ऐसे बोलते हैं जिसमें विद्युत ऋणता का अंतर शून्य होता से संयोजक होगा। और आपकी यहाँ पर देखो आयनिक का मतलब होता है विद्युत ऋणता में अंतर होना चाहिए, यानी प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है इसमें, ये धनायन और ऋणायनों के मध्य बनता है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। मैं दो अभिक्रिया लिख रहा हूं, अपन को डिसीजन लेना आपको, जैसे कल की लिखी थी ये HeNO3 प्लस HCl और यहाँ पर HNO3 और प्लस AgCl, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। और देखिए, और ये इसके नीचे लिखिए N2 प्लस 3H2,
यहाँ लिखा 2NH3, इसमें प्लस माइनस साइन दिख रहा, प्लस माइनस है ना। ये इसकी इनकी प्रकृति देखो, तोड़ लो, आयनिक है। ये भी क्या है, इनमें कौन सा बंध है, आयनिक, और इनमें भी कौन सा बंध है आपके, आयनिक बंध है। यानी कि क्रिया कारक की प्रकृति कैसी, आयनिक, और उत्पाद की प्रकृति कैसी, आयनिक। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रकृति देखो कैसी है, समान परमाणु है। N2 और H2 के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध। समान परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो इसकी जो प्रकृति है कैसी है, सहसंयोजक है, सहसंयोजक है। और ये गैस है, गैसों की प्रकृति अपन सभी जानते हैं, हमने इसकी प्रकृति कैसी है, सहसंयोजक है, सहसंयोजक, सहसंयोजक है। तो आप देखिए इसकी प्रकृति सहसंयोजक, सहसंयोजक प्रकृति। अब इन दोनों अभिक्रियाओं में किसका वेग अधिक होगा, तो आप लोगों ने क्या, इसका वेग अधिक होगा, क्योंकि इसमें क्रिया कारक और उत्पाद की प्रकृति कैसी है, आयनिक, और नीचे जो लिखी हुई है इसमें क्या है, सहसंयोजक है। कैसी है, सहसंयोजक है। इसका नीचे वाले जो अभिक्रिया लिखी, इसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना, इस तरह से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, या अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है क्रिया कारक व उत्पाद की प्रकृति पर। तीसरा कारक लिख तो लिए आपने, लिख लो। तीसरा कारक इंपॉर्टेंट है, ताप। ताप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है, या अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित होता है। अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है या ताप से प्रभावित होता है, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने समझाया, यहाँ पर आर्यनियस ने, आर्यनियस वैज्ञानिक ने समझाया, और उसने ताप गुणांक के आधार पर समझाया। देखो सिंपल सा, जो ये अभिक्रिया का वेग है, वेग समानुपाती ताप। अभिक्रिया का वेग आपके जो क्या है, समानुपाती है, किसके, ताप के समानुपाती है। तो इनके मध्य आप ग्राफ खींचते हो, इनके मध्य ग्राफ खींचते हो तो कैसा आएगा, यहाँ वेग लिखा है और यहाँ आपके ताप लिखा, टेम्परेचर, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अभिक्रिया का वेग ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो आपके क्या बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। एक दूसरे क्या है, समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ ये जो वैज्ञानिक का नाम का जिक्र कर रहे हैं, आर्यनियस, आर्यनियस, आर्यनियस वैज्ञानिक है, जो अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित होता है, किस वैज्ञानिक ने समझाया, आर्यनियस ने। और किसके आधार पर समझाया, ताप गुणांक के आधार पर समझाया। देखिए सुनना, आर्यनियस के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग, आर्यनियस के अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप को 10 सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है, और इसी को आर्यनियस का ताप गुणांक कहते हैं। इसी को आर्यनियस का ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक, ताप गुणांक, आर्यनियस का ताप गुणांक। यहाँ पर ये 10 सेंटीग्रेड जो ताप है, प्लस यहाँ पर 30 सेंटीग्रेड ताप, और नीचे भी आप क्या लिखते हैं, 10 सेंटीग्रेड ताप लिखते हैं। तो इसे आर्यनियस का ताप गुणांक कहते हैं, आर्यनियस का ताप गुणांक कहते हैं। अरे अपन जैसे कि घर पे चाय बना रहे हैं तो धीमी आंच रखते हैं, और अपन को कहीं जल्दी चलना है, कहीं जल्दी जाना है कहीं पर, तो उसकी आंच क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं।
तो चाहे जल्दी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ताप बढ़ गया। यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? 2 या 3 गुना हो जाता है। कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर? 10 सेंटीग्रेड। 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाता है? 2 या 3 गुना हो जाता है। अब ऑप्शन पे ध्यान रखना। अब ऑप्शन पे आपके ऐसे दे रखा 2 भी दिया, 3 भी दिया, और आपके चौथा आपके दोनों फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट व सेकंड, और आपके लिखा कोई नहीं। कंपटीशन में ऑप्शन पे ध्यान रखना, कोई नहीं। अब बोलो, हम ये लिख रहे हैं कि 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं। ताप बढ़ाते तो अभिक्रिया का 2 या 3 गुना वेग हो जाता है। 3 गुना वेग हो जाता है। 2 या 3 गुना वेग हो जाता है। तो आप देखिए, तो ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा? कंपटीशन में निम्न सीमा वाला राइट जाता है। तो ध्यान रखना, 2 वाला करेक्ट मान रखा। बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है कंपटीशन में। बच्चे अधिकांश इस पर टिक करते हैं, थर्ड पर। क्यों? हम टीचर लोग पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है, लेकिन वहां 2 भी लिखा हुआ, 3 भी लिखा हुआ है और दोनों भी लिखे होंगे। तो ऐसे ऑप्शन में निम्न सीमा पर ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान रखना, कितना गुना पर टिक करोगे? दुगने पर। अब आरएनएस ने यहाँ एक समीकरण दे रखी है, वेग स्थिरांक से अपन निकालते हैं उसको। ये जो आपकी k बराबर a आरएनएस समीकरण बोलते हैं, उसे चरघातांकी गुणांक बोलते हैं। तो वो अपन यहाँ उसको पढ़ने, उसकी उत्पत्ति से आगे बढ़ा देंगे अपन। इसके बाद अगला कारक देखिए, उत्प्रेरक। चौथा कारक है उत्प्रेरक। चौथा कारक है उत्प्रेरक। अब ऐसे याद होगा कि उत्प्रेरक की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? बर्जीलियस वैज्ञानिक ने उत्प्रेरक की खोज की गई। और पूछी जाए कि उत्प्रेरक की प्रकृति क्या होगी? उत्प्रेरक की प्रकृति क्या होती है? रासायनिक केमिकल प्रकृति होती है। उत्प्रेरक की प्रकृति कैसी होती है? केमिकल होती है, रासायनिक होती है। आपके खोज बर्जीलियस ने की है। चलो, उत्प्रेरक किससे कहते हैं उसकी डेफिनेशन सुनते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि ऐसे केमिकल पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं अपरिवर्तित का मतलब भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अपन उत्प्रेरक कहते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण, जैसे अपन को थकान हो जाती है तो अपन चाय पीते हैं। तो चाय पीने से अपना क्या होता है? या तो वेग बढ़ेगा या वेग कम होगा। अपने शरीर के अंदर की हड्डियां तो कम तो नहीं हो गई ना, यानी कि संगठन तो कम हो जाएगा। 206 जो 6 है, यानी कहने का मतलब भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उत्प्रेरक होगा। जब उत्प्रेरक वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा वहां सारी इसकी विशेषता पढ़ाई जाएगी। यानी कि दोबारा फिर सुन लेना, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि कम या अधिक कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। हमको यहाँ पढ़ाना कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करता है। ध्यान से समझना, जब आगे पढ़ेंगे इसके डिटेल से ग्राफ आएंगे, सब कुछ आएंगे। देखिए, ये उत्प्रेरक, मैं लिखा उत्प्रेरक उपस्थित, उत्प्रेरक उपस्थित, और ये लिखा उत्प्रेरक अनुपस्थित, यानी कि उत्प्रेरक अनुपस्थित नहीं, उत्प्रेरक उपस्थित है तो वेग क्या होगा? अधिक, और उत्प्रेरक अनुपस्थित है तो वेग क्या होगा? कम होगा। वेग क्या होगा? कम। और उत्प्रेरक उपस्थित है तो सक्रियण ऊर्जा, एक्टिव एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिव एनर्जी बोलते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? कम। और इधर क्या होगी? सक्रियण ऊर्जा
अधिक होगी। बहुत अच्छी तरह से लिखा, मैं ध्यान रखना। आप उत्प्रेरक उपस्थित है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण चाय का पाउच का ले लो। जो भी नशीले पदार्थ है, ड्रग्स है या जो भी अल्कोहल है, आप उनको लेते अपना वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। मैंने चाय का उदाहरण दिया, शराब का, पाउच का। जैसे उसको लेंगे, अपनी के जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। सक्रियण ऊर्जा मतलब उसकी जीने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सबको याद होना चाहिए। यानी कि किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब उत्प्रेरक अनुपस्थित है, आप कुछ भी नशा नहीं करते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं, तो आपका वेग क्या होगा, कम होगा। आप धीमी गति से काम करेंगे, लेकिन सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। आप लंबे समय तक काम करते रहेंगे, लंबे समय तक काम करते रहेंगे। जो नशे पर आधारित है उसका वेग तो बढ़ जाता है, लेकिन ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। जो कहते हैं कि इसमें अपन बोलते हैं कि इसमें इसके थप्पड़ रखूंगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसका क्या हो गया, उसका जीने की क्षमता क्या हो रही, कम। इधर देखो जीने की क्षमता क्या होती, अधिक, क्योंकि किसी नशीले पदार्थ पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, आप किसी उत्प्रेरक के ऊपर निर्भर नहीं रहे। निर्भर रहोगे तो ये कंडीशन लागू होगी, और निर्भर नहीं रहेंगे तो आप देखिए ये वाली कंडीशन लागू होगी। इसको ग्राफ से कैसे समझाया जाता देखना। इधर क्या लिखा, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा को आप यहाँ क्या बोलते हैं, इसको संक्रमण ऊर्जा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन, संक्रमण, संक्रमण ऊर्जा। एक और नाम है इसका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इधर लिखी जाती है अभिक्रिया का वेग या प्रगति। अभिक्रिया का वेग या प्रगति मीन्स चाल, प्रगति मीन्स चाल लिखी जाएगी। देखिए ये यहाँ क्रिया कारक है, ये इधर इनको बोलते हैं रिडक्टेंट क्रिया कारक, इनको बोलते हैं उत्पाद। इधर वालों को बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। ये इसकी सक्रियण ऊर्जा होगी यहाँ से। ये इसको लिखा एक्टिव एनर्जी फर्स्ट, यानी कि सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है, इसकी अधिक है, और इसका वेग देखिए E1, V1 लिख दिया, और ये इसकी सक्रियण ऊर्जा E2, और यहां लिखा जाएगा सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा है। अब ये क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। ये जो मैं लाइन पे ध्यान रखना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और ये देखेंगे आप, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में
और ये वेग है आपके v2। अब देखो यहाँ पर ध्यान देके देखो, ध्यान देखो इस तरह से लिखा हूं मैं, e1 1 और e2, और वेग देख, ये सक्रियण ऊर्जा आपके आपके सक्रियण ऊर्जा, और वेग देखेंगे आप, वेग किसका वेग अधिक है, v2 v1 से। देखो वो पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक से प्रभावित होता है या सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, या उत्प्रेरक अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, ग्राफ से इस तरह से समझा सकते हैं। तो उत्प्रेरक उपस्थित है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और सक्रियण ऊर्जा क्या होगी उसकी, देखो आपके यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा आपकी क्या होगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, और सक्रियण ऊर्जा क्या होती है आपकी, क्या होगी, कम होगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया, ध्यान रखना कि उत्प्रेरक, इधर चल रही है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है आपके बढ़ रही है, ये कब होगी, आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में लिखा जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगी आपके, यहाँ देखो कम होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा, तो यहाँ लिखना, सॉरी ये गलत, अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में देखेंगे आप, तो इसे अनुपस्थिति में देखना, और ये इसको क्या करना, उपस्थिति में, ध्यान रखना मैंने गलत लिख दिया था, ये यहाँ क्या करना अपन को, अनुपस्थिति है, यहाँ पर उपस्थित है, उपस्थित है, यानी कि देखिए आप इसमें किसको क्या याद रखना, सक्रियण ऊर्जा किसकी अधिक हुई है, सक्रियण ऊर्जा इसकी अधिक है, तो इसका वेग क्या होगा आपके, इसका वेग क्या होगा, कम होगा, इसका वेग क्या है, कम है। जिसकी सक्रियण ऊर्जा आप देखो ना, सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है तो उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो किस स्थिति में, उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में। देखो इसकी सक्रियण ऊर्जा यहां से, देखो यहां से सक्रियण ऊर्जा इसकी ज्यादा है, फिर नीचे आके इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या अधिक है, लेकिन सक्रियण ऊर्जा कब अधिक होगी, जब उत्प्रेरक क्या होगा, उत्प्रेरक क्या होगा आपके, सक्रियण ऊर्जा आप देखेंगे कब अधिक होगी, कब नहीं होगा, ये आप यहाँ पर क्लियर कर लेना है इसको। उपस्थिति में होगी तो क्या होगी आपके, उत्प्रेरक उपस्थित है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगी आपके, कम। देखिए अब ये उत्प्रेरक उपस्थित था तो सक्रियण ऊर्जा क्या थी, कम। तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा से प्रभावित होता है। आपने इसे याद रखना कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, उपस्थित है तो वेग बढ़ेगा, सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो उपस्थित है, उत्प्रेरक यहाँ उपस्थित है, तो आप देखो सक्रियण ऊर्जा क्या है, कम है, लेकिन वेग देखना ये पीछे और ये आगे, v2 आगे है ना, यहाँ से देखो ये पीछे रहेगा, ये आगे चला गया। तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, प्रभावित करने वाला कारक, अभिक्रिया को एक को प्रभावित करने वाला अगला कारक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो अभिक्रिया का वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी कि जिस अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद का क्षेत्रफल क्या होगा, क्रियाकारक उत्पाद का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, तो उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्यान से सुनना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती होती है। अभिक्रिया का वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। एक उदाहरण देखिए, मैंने 1 किलोग्राम NaCl और 1 किलोग्राम NaCl यानी कि इसको आप सभी जानते हैं नमक लिया, ये आपके पीसा हुआ है, पीसा हुआ, और ये बिना पीसा हुआ, बिना पीसा हुआ। तो ये तो ऐसे ऐसे डंकल रहेंगे इसके,
है ना, ये गंगा और इसको पीस लिया है तो देखो बारीक हो गया है, ये पीसा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा अधिक, पीसे हुए नमक का क्षेत्रफल क्या होगा अधिक। अब दोनों को पानी में एक साथ डुबोएंगे तो कौन जल्दी घुलेगा, पिसा हुआ नमक जल्दी घुल जाएगा। घुलने का कारण क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया बढ़ गया, इसके सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया अधिक, यानी कि और इसका क्षेत्रफल क्या है कम है। देखो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कम तो वेग भी क्या होगा, वेग भी क्या होगा इसका कम। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया इसकी तुलना में, क्षेत्रफल क्या हो गया अधिक, क्षेत्रफल क्या हो गया अधिक तो वेग भी क्या हो जाएगा आपके अधिक हो जाएगा, वेग भी क्या हो जाएगा आपके अधिक हो जाएगा। तो ये तो बहुत सीधा उदाहरण है कि आप सभी जानते हैं कि पिसा हुआ नमक पानी में जल्दी घुल जाता है क्योंकि उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा अधिक होगा। दो और पढ़ा ताकि दोनों काम हो जाएगा दोनों क्लास के लिए। तो आपने ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा अधिक हो जाएगा। देखिए इधर से अगला कारक देखिए आप, माध्यम की प्रकृति पर। अगला कारक है माध्यम की प्रकृति पर। ये जो भी नंबर आपने डाल रखे हैं लिखते चलना माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय माध्यम देखते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय माध्यम देखते हैं। यानी कि मेरे पास ये क्रिया कारक है, क्रिया कारक व उत्पाद, क्रिया कारक व उत्पाद। ये जो माध्यम आपके अध्रुवीय है, अध्रुवीय है। क्रिया कारक व उत्पाद, ये जो माध्यम है, माध्यम है ध्रुवीय। क्रिया कारक और उत्पाद का माध्यम कैसा है अध्रुवीय है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा अधिक होगा और इसका वेग क्या होगा आपके यहाँ पर कम होगा, कम होगा। जैसे अध्रुवीय माध्यम हम जानते हैं जल होता है H2 होता है, NH3 होता है, अमोनिया होता है। और इसमें ध्रुवीय माध्यम जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर एल्कोहल है, CH4 है, मेथेन है। ये ध्रुवीय द्विध्रुव आगमन से इनको ज्ञात किया जाता है। तो आप समझने का प्रयास करना क्रिया कारक और उत्पाद की प्रकृति कैसी है आपके यहाँ पर। माध्यम कैसा उनका अध्रुवीय, माध्यम कैसा अध्रुवीय है तो वेग क्या होगा आपके बढ़ जाएगा। और आपके माध्यम कैसा है आपके ध्रुवीय है तो कैसा होगा कम, अध्रुवीय होगा तो कैसा होगा अधिक होगा। इस प्रकार माध्यम की प्रकृति वेग को प्रभावित करती है। देखो जल्दी लिख लिया। अगला कारक लास्ट कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला लास्ट कारक जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन यानी कि विकिरण कहते हैं। रेडिएशन यानी विकिरण, विकिरण, विकिरण। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला लास्ट कारक है विकिरण। जैसे सिंपल सा देखो, एक अपने बंद कमरे में अपन कपड़े सुखाते हैं, एक सूर्य के प्रकाश में कपड़े सुखाते हैं। तो किस में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में। कि सूर्य के प्रकाश की जो किरण है वो यानी कि विकिरण है, उसमें क्या होता है फोटोन उपस्थित होते हैं। फोटोन उपस्थित होने के कारण अभिक्रिया का वेग क्या होता है बढ़ जाता है। यानी कि विकिरण की उपस्थिति में, विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और इस बढ़ने का कारण क्या है कि विकिरण में क्या उपस्थित होता है, फोटोन उपस्थित होता है। तो मैंने 1 घंटे की जो भी आपको पढ़ाया उसको मैं 1 मिनट में बोल सकते हैं आप, जो कम से कम कारक तो बोल सकते हैं आप, नाम तो याद कर सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला है क्रिया कारक के सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता पर। दूसरा है उत्पाद और क्रिया कारक की आपकी क्या है प्रकृति पर। तीसरा ताप, चौथा उत्प्रेरक, पांचवा पृष्ठीय क्षेत्रफल, छठा आप ले सकते हैं माध्यम, सातवां ले सकते हैं विकिरण। ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक मैंने पढ़ा दिए। कौन सा इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं वो सारा आपको
लिखा हुआ बोर्ड पे समझा दिया है, आपको ग्राफ भी बता दिया है। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हर क्लास में देखो, आपने 8 क्लास हालांकि 10th क्लास देखे उसमें मिलेगा, 11वीं 12वीं में देखो उनमें मिलेगा, हर क्लास में मिलेगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला। आपके पटवारी का एग्जाम दें या आपकी जो भी जनरल साइंस में अभी जो डाल रखी है उसमें हर जगह टॉपिक मिलेगा उत्प्रेरक वाला या ताप वाला। तो आप ऐसे नेगलेक्ट नहीं करें, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या अचीवमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, जेट की सभी में ये टॉपिक है, ताकि आप ऐसे नहीं सोचे कि यार हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगली क्लास कल से पढ़ेंगे।